देखिए मैस्टरबेशन से एज सच अगर आप एक लिमिट में करते हैं तो कोई बहुत असर नहीं पड़ता। इन अ वीक 4 to 5 टाइम्स कर सकते हैं और उससे स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें उनका स्पर्म है तो उनको एक अटैचमेंट रहता है कि ये तो मेरा बच्चा है और आप पाल रहे हो बच्चा बिना शादी के, बिना बीवी के। अब जैसे IVF में तो आपको यूट्रस चाहिए अपना बच्चा इम्प्लांट करने के लिए। अगर स्पर्म पहले अच्छे थे नंबर और अब कम हो गए हैं या उनकी क्वालिटी खराब हो गई तो वो बिल्कुल इम्प्रूव की जा सकती है। यूट्रस से इतना फर्क नहीं पड़ता है, एग से मेन होता है। तो आपका जो एग फ्रीज होके रखा है उसको हम लोग डी फ्रीज करके यानी पिघला कर उसमें जो भी उनका पार्टनर होगा उसका स्पर्म डाल के एम्ब्रियो बना के उनको इम्प्लांट कर सकते हैं। तो वो 30 साल वाली उम्र वाला बच्चा 34 साल में पैदा कर सकती है। कोई बोले कि हमको बेबी बॉय चाहिए, वो आप देख के नहीं बता सकते कि वो मेल है कि फीमेल। ये भी एक मिथ है लोगों को कि IVF कराएंगे तो लड़का हो जाएगा। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम मेरा IVF कर दीजिए क्योंकि मुझे लड़का चाहिए। हमारे यहाँ तो ये होता है, पहले सबसे पहले फीमेल को ही सबसे आगे किया हाँ, जाता है कि इन्हीं में कमी है और इनका पीरियड गड़बड़ है, इनको बच्चा नहीं हो रहा। स्पर्म क्वालिटी में मैम कितनी इसकी वैल्यू, आइडियल वैल्यू कितनी होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस पसंदीदा पॉडकास्ट में जहां हम जीवन से जुड़ी उन अहम मुद्दों पे बात करते हैं। तो आज की चर्चा का विषय है IVF टेक्नोलॉजी और फीमेल सेक्सुअलिटी को लेकर और मेंस इनफर्टिलिटी को लेकर बात करेंगे। बदलते लाइफस्टाइल के अंदर कहीं न कहीं पे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हम तालमेल नहीं बैठा पा रहे और जिसकी वजह से कहीं न कहीं पे हम बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन आज IVF टेक्नोलॉजी और टेस्ट ट्यूब बेबी हमारे लिए वरदान साबित हो रही है और कहीं न कहीं पे इसके साथ साथ मेंस इनफर्टिलिटी को लेकर जो आज बहुत सारी इश्यूज़ हैं, फीमेल सेक्स को लेकर भी बहुत सारी इश्यूज़ है जो हम खुलकर चर्चा नहीं कर पाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है IVF एक्सपर्ट और कहीं न कहीं पे फीमेल सेक्सुअल हेल्थ पे भी काम करिए लगभग 13 वर्षों से। इनका नाम है डॉक्टर शिल्पी चौहान मैम। सो वेलकम मैम। थैंक यू मैम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही हमारी एक जनरल लाइफ में हम देखते हैं एंड बोलते हैं कि एक कॉमन पर्सन की लाइफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये लाइफ। तो मैम मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि IVF क्या है? देखिए जो IVF है ये एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब कि हमने जो बच्चा है वो बाहर बनाया और उसके बच्चे के अंश को बना के हमने एक फीमेल के यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दिया। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या शॉर्ट में IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जैसे कि कपल्स हैं उनको बच्चा अगर नहीं हो रहा, उन्होंने बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि नेचुरली कंसीव हो ही नहीं सकता, तो वो लोग फिर IVF के लिए ऑप्ट करते हैं और उसके अंदर हम लोग IVF एडवाइस करते हैं और उस प्रोसेस को किया जाता है। तो उसमें बेसिकली अगर जैसे मैं एक सादा शब्दों में समझाऊं तो उसमें क्या होता है कि एक फीमेल जो होती है उसके एग्स बनते हैं, तो हम लोग एग्स बनाते हैं इंजेक्शन के द्वारा और उनको फिर हम लोग जब मैच्योर हो जाते हैं तो अंडर सेडेशन यानी बेहोशी में उनको निकालते हैं एग्स को। तो एक फीमेल के एग्स लिए जाते हैं और उसके पार्टनर के स्पर्म को लेकर एक एग से एक स्पर्म डाल के एक एम्ब्रियो बनाते हैं। तो जो बच्चे का मतलब बच्चा नहीं बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जो कि बच्चे का एक इनिशियल फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग फिर अपने यहाँ फ्रीज करके रखते हैं और फिर उनको उस यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। और वक्त आने पे जो सही टाइम होता है जब यूट्रस की लाइनिंग अच्छी होती है तो नेक्स्ट मंथ में फीमेल को वो बच्चे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो एम्ब्रियो होते हैं बेसिकली। तो वो हम लोग एग्स से और स्पर्म मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं, जो कि जिसके जितने एग्स होते हैं उसके हिसाब से उतने एम्ब्रियो बन सकते हैं। तो सब कुछ एग्स और स्पर्म की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो उसमें आपके 3 से 4 या 5 एम्ब्रियो बनते हैं, उनको उन हर एक एम्ब्रियो से एक बच्चा पैदा हो सकता है। तो अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि IVF में ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 या 2 एम्ब्रियो रखें ताकि एटलीस्ट उसमें से अगर एक नहीं भी होगा तो एक उग जाए, और जो लोग लकी होते हैं उनके दोनों उग जाते हैं। तो अक्सर इसीलिए ट्विंस होते हैं लोगों को या सिंगल होते हैं, कभी कभी अनलकीली ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं। लाइक फराह खान मैम। हाँ, तो अगर वो बच्चे हेल्दी हैं और पेशेंट अगर रेडी है केयर करने को तो वो ट्रिपलेट पे के लिए भी जा सकती है। बट ट्रिपलेट में अक्सर प्री टर्म डिलीवरी का खतरा होता है कि वो, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि 3 बेबी आपके यूट्रस के अंदर हैं, तो 3 सैक हैं, फिर उनका पानी है, फिर बच्चों का वजन है, तो पेन आने लगते हैं। तो कभी कभी समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है। तो यूजुअली लोग ट्रिपलेट के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि ऐसा ना हो कि 3 के चक्कर में एक भी ना मिले, क्योंकि कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी 6ठे या 7वें महीने में ही हो सकती
ही है, फिर सारे बच्चे आईसीयू जाएंगे, फिर उनमें से कितने बच्चे सही बचेंगे नहीं बचेंगे, तो एक खतरा रहता है। तो यूजुअली हम लोगों का अटेम्प्ट होता है कि सिंगल या डबल ही दें, ट्रिपलेट पे फोकस नहीं होता, बट समटाइम्स किसी को लकीली कह लीजिए, अनलकीली कभी कभी ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं, तो वो पेशेंट की प्योर चॉइस होती है। वरना फीटल रिडक्शन भी किया जा सकता है कि जैसे ट्रिपलेट को आप ट्विंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, उस तरीके से भी कर सकते हैं मैनेज, बट यूजुअली पेशेंट्स ऑप्ट नहीं करते ट्रिपलेट के लिए। एक्चुअली आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जो ऑलरेडी पहले से बोलते होंगे कि नहीं हमें ट्विंस ही चाहिए, हाँ बिल्कुल। है ना। तो मैम जैसे सपोज करो, लेकिन ट्विंस के लिए तो फिर आपको उतना फर्टिलिटी करना पड़ेगा ना उनमें। देखिए हम 2 एम्ब्रियो रखेंगे, अब अगर उनके दोनों इम्प्लांट हो गए तो दोनों ट्विंस होंगे। मतलब ये कोई रूल नहीं है कि आपने मुझसे कहा कि ट्विंस दे दो तो मैं आपको गारंटी ट्विंस दूंगी। वो आपके यूट्रस और उसकी लाइनिंग पे भी डिपेंड करता है, प्लस आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे हमने एम्ब्रियो रख दिए यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग को अच्छा बना के, अब उसके बाद वो दोनों ग्रो करते हैं कि एक ग्रो करता है या कोई भी ग्रो नहीं करता, ये पूरा आपके यूट्रस, उसकी लाइनिंग, एम्ब्रियो की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी है, जैसे मान लीजिए आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो जैसे आपने अक्सर सुना होगा आईवीएफ फेल हो गया, तो वो क्यों फेल होता है? आईवीएफ फेलियर के चांसेस यही होते हैं कि जो 2-3 मेजर फैक्टर हैं। सबसे पहले कि आपका एम्ब्रियो की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, जैसे बेसिकली आपके एग ही अच्छे नहीं थे। अब मान लीजिए कि उनसे जो बच्चे बने उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बट वो दिखने में अच्छे लग रहे थे। जैसे कि हम लोग कभी भी खराब चीज़ नहीं रखते हैं, हमेशा एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक करके कि हाँ ये डे 5, जैसे आईवीएफ में 2 तरीके के एम्ब्रियो बनाए जा सकते हैं। एक डे 3 होते हैं जो 3 डे के बच्चे होते हैं, एक डे 5 यानी कि जो 5 दिन तक ग्रो कर गए। तो डे 3 वाले जो एम्ब्रियो होते हैं उनके 50% चांसेस होते हैं सक्सेस ऑफ इम्प्लांटेशन और सक्सेस के, कि वो किट में पॉजिटिव आ जाएंगे और आगे बच्चे की धड़कन आ जाएगी। लेकिन जो डे 5 एम्ब्रियो होते हैं वो उनकी सक्सेस रेट 80% तक होती है, क्योंकि वो 2-3 दिन और आगे निकल आए होते हैं डे 3 वालों से, तो वो तुरंत ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग में चिपक जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। बट फिर भी अगर कोई नहीं ग्रो कर रहा तो मे भी उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, पहला रीज़न। या सेकंड रीज़न, आपका जो यूट्रस की लाइनिंग है वो मिनिमम 7 mm होनी चाहिए, 7 mm लेयर जो होती है यूट्रस की एक फीमेल की। अगर उसकी लेयर कमज़ोर है, उसकी झिल्ली पतली है, तो फिर उसको हम दवाइयों, स्प्रे, मेडिसिन, जेल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे इम्प्रूव करते हैं। बट अगर मान लीजिए आप सब कुछ उसको इम्प्रूव करके हम लोग 12-14 तक ले जाते हैं, तो जितनी अच्छी एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी, जितनी थिक होगी, उसमें इम्प्लांटेशन के सक्सेस रेट उतने ज़्यादा होते हैं, और जितनी पुअर होगी उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर आईवीएफ फेल हो रहा है तो उसमें रीजंस कई सारे हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी, फिर सेकंड आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तीसरा मरीज की कोई लापरवाही की, उसने रेस्ट नहीं किया, उसने सीढ़ी ऊपर नीचे किया, उसने ट्रैवल किया, उसने सेक्स कर लिया, कुछ भी ऐसा काम किया जिससे बच्चे डिस्टर्ब हुए, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन पे असर पड़ा, या उसकी डाइट अच्छी नहीं है, या उसको कोई मेडिकल इश्यूज हैं साथ में अटैच, मतलब प्रेगनेंसी के साथ में उसको डायबिटीज़ है या कोई और एपिलेप्सी है, तो वो सब असर डाल सकता है। तो अगर पेशेंट ने लापरवाही की, प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली, जो प्रॉपर परहेज बताए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा वो नहीं किए, जो मेडिसिन इंजेक्शंस लगते हैं इसमें वो नहीं लगाए, तो बच्चा खराब हो सकता है या ग्रो ना कर पाए। तो कारण कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ को हम लोग डिटेल में नहीं पता कर सकते, बट रीजंस यही सब होते हैं। अब जो बात आए कि किसी ने कहा ट्विंस दे दो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसे ट्विंस ही दे पाए, हो सकता है उसको एक ही मिले, हो सकता है एक ग्रो ही ना करे। तो मैम उसमें भी क्या ऐसा है कि कोई बोले कि हमको बेबी बॉय चाहिए, हाँ ना, जेंडर का नहीं उतना होता है आईवीएफ में, बिकॉज आपका तो हमने बच्चा बनाया, वो आप देख के नहीं बता सकते कि वो मेल है कि फीमेल है, वो तो आपका लक है। तो ये जो मिथ है, ये भी एक मिथ है लोगों को कि आईवीएफ कराएंगे तो लड़का हो जाएगा। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम मेरा आईवीएफ कर दीजिए क्योंकि मुझे लड़का चाहिए। तो ये बिल्कुल सरासर एक मिथ है, गलत धारणा है कि आईवीएफ कराने से बेटा ही होगा। अब ये चांस की बात है कि उनके आसपास लोगों ने कराया, उनको बेटे हो गए, दैट डजंट मीन कि सबको बेटे हो जाएंगे। उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों बेटी हो सकती हैं, एक बेटा एक बेटी भी हो सकता है। आपके क्या जो एम्ब्रियो हैं उनकी क्या क्रोमोसोमल वो है, उस बेसिस पे होता है। वो कोई देख के नहीं बता सकता कि आपके जो हमने एम्ब्रियो रखे हैं उससे कि क्या लड़का होगा या लड़की होगा, ये सब नहीं बताया जा सकता। बट मरीज के धारणा गलत समाज में फैली हुई है कि आईवीएफ से लड़का ही होगा या लड़का करा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मिथ भी है, जैसे आईवीएफ कराने के बाद में हमें बहुत रेस्ट करना पड़ता है, इसके बाद कोई बेबी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और
इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है और आफ्टर बॉडी में कुछ मेडिकल इश्यूज भी आए थे आईवीएफ के बाद, तो क्या मैम ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आईवीएफ करती हूँ, मेरे अपने पेशेंट्स हैं। मेरी एक पेशेंट तो इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज में वर्किंग है, तो उसने मुझसे पहला सवाल यही पूछा था कि क्या मैम मुझे पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना होगा? तो मैंने उसको बोला था कि भाई इनिशियली जब तक बच्चा इम्प्लांट होकर हार्ट बीट ना आ जाए तब तक आप छुट्टी ले लो, लेकिन फिर उसके बाद वो जा सकती है प्रिकॉशंस के साथ कि दचका ना लगे, आराम से जाए, आराम से आए, सीढ़ी ऊपर नीचे ना करे और मेडिसिन अपनी प्रॉपर लेती रहे। और उसने पूरे 9 महीने अपनी जॉब की है और उसको एक बहुत प्यारी बेटी भी पैदा हुई है अभी लास्ट मंथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पर रहना है। कुछ मरीज होते हैं जिनको कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे प्लेसेंटा नीचे की तरफ है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, यानी लो लाइंग प्लेसेंटा। उन पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती रहती है, जैसे कभी चौथे महीने में आ गई, कभी छठे महीने में, तो उनको बेड रेस्ट कहा जाता है। वो जॉब करेंगे तो उनको ब्लीडिंग बार बार आएगी और बच्चा खराब होने का चांस है। अगर आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप बहुत आराम से अपने वर्किंग जो भी आपका काम है वो सब कर सकते हैं जब तक आप कर सकते हो, और जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप फिर आप मेडिकल लगा लो। और जो मिथ है कि इंजेक्शंस बहुत लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टार्टिंग में लगते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो आईवीएफ है ये एक नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है, ये हमने कराई। जैसे कि एक पेशेंट है, उसको वो प्रेग्नेंट थी नहीं, उसको प्रेग्नेंट किया गया है, तो उसकी बॉडी के अंदर वो सारे हार्मोन्स को हमें देना पड़ेगा ताकि उसके जो बॉडी में पूरा प्रेगनेंसी का माहौल बने। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो उसको लेनी पड़ेंगी ताकि वो कमी पूरी हो जाए। जो बच्चे का खाना है, जो नेचुरली एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन और सब बढ़ते हैं वो उसके नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नेचुरली नहीं है। उसको तो बाहर से आज वो आई, हमने लाइनिंग बना के बच्चा रख दिया, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन अब उसके अंदर हार्मोन्स तो एकदम से नहीं बनेंगे, वो ग्रेजुअली बनेंगे। तब तक हमें वो इंजेक्शंस देने हैं। तो इंजेक्शंस का मेन रोल स्टार्टिंग में होता है, बाद में उनकी नंबर को कम कर सकते हैं और ग्रेजुअली रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 9 महीने बहुत इंजेक्शंस लगते हैं, ये भी एक मिथ है। दूसरा कि हमेशा लेटे रहना है, कोई काम नहीं करना, दूसरा मिथ ये है। ये सब गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात तीसरा सवाल आपका कि आईवीएफ के बाद बॉडी खराब हो जाती, तो आईवीएफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि बॉडी को कोई नुकसान हो जाए। जैसे कि आपके जो इंजेक्शंस आजकल लग रहे हैं, वो जो इंसुलिन की सिरिंज होती है उस तरह की निडल होती है और वो स्किन में लगते हैं, फैट में, सबक्यूटेनियस, तो वो पता भी नहीं चलते। मेरे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, मुस्कुराती हुई आती हैं, लगवा के चली जाती हैं, तो वो पेनलेस हैं, उनमें कोई दर्द नहीं होता, ना कोई निशान पड़ता, ना कोई तकलीफ है। उसके बाद में जब आप बच्चा पैदा कर दोगे उसके बाद भी आपकी बॉडी वैसी ही रहेगी। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट आईवीएफ के बाद नेचुरली भी कंसीव कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत सोच है कि आईवीएफ करा लिया तो हमेशा आईवीएफ कराना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अगर सिस्टम सुधर गया अपने आप आगे इन फ्यूचर, तो मे बी आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो। तो ये कोई रूल नहीं है कि जिंदगी में अगर आपने एक बार आईवीएफ करा लिया तो लाइफ टाइम आईवीएफ करा के बच्चे कराने। मैम इसकी राइट एज क्या है आईवीएफ कराने की? आईवीएफ के लिए जैसे आपने शादी की, आपने 1-2 साल ट्राई किया, अब आपके बच्चे नहीं हो रहे और आप वेट नहीं करना चाहते नेचुरली उसके लिए, तो आप आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आईवीएफ में सक्सेस रेट एज पे बहुत मैटर करता है। जैसे यंग एज है तो आपके एग्स बहुत अच्छे बनेंगे, नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कि मेरी एक यंग पेशेंट थी तो उसके 35 to 30 एग्स निकल आए थे एक पेशेंट से। और अगर आपकी एज बढ़ जाती है, जैसे कि आप 40 प्लस चले गए, तो या तो आपके पीरियड ही बंद हो जाएंगे, तो आपके एग ही नहीं बनेंगे पहली बात। तो उसमें आपको डोनर एग लेना पड़ेगा, यानी दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा, वो डोनेट करेगी एग आपके लिए, क्योंकि आपके एग खुद के नहीं बन रहे तो आपको खुद से बच्चा नहीं हो सकता। तो उसमें डोनर एग लेना पड़ेगा, फिर आपके पति का या पार्टनर का सीमेंट से स्पर्म लेके बच्चा बना के फिर वो उस औरत के रखेंगे जिसको बच्चा चाहिए। अब जैसे कि आपका एज जैसे जैसे बढ़ेगी नंबर ऑफ एग कम होता जाएगा। तो जैसे आपकी एज 35 है तो आपके 10-12 ही एग मिलेंगे, आपकी एज 40 चली गई तो कहिए 4-5 ही एग मिले। अब उन 4-5 एग में स्पर्म डाल के रखा तो शायद 1-2 ही बच्चा बने। तो ग्रेजुअली चीज़ों का नंबर कम होता चला जाएगा, क्वालिटी कम हो जाएगी। और यही पेशेंट अगर 40 की जगह 30 की उम्र में करा लेगी आईवीएफ तो उसके एग्स बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो हमने एग निकाले सारे काम के होते
होते हैं, उनमें कुछ बेकार भी होते हैं, वो कच्चे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। तो जो M2 वाला एग होता है वही स्पेसिफिक एग होता है जिसमें स्पर्म डाला जाता है। तो जैसे अगर हमने 30 एग हमें मिले किसी लेडी के, तो हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट पहले उन्हें सॉर्ट आउट करता है कि कुछ उसमें इमेच्योर हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं, कुछ में पानी भरा है, उनमें कुछ वो गड़बड़ है, ओवर मैच्योर हो गए, सिस्ट बन गए, तो उनको सबको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उनमें से जो काम के होते हैं उनको छांट लिया जाता है। तो जो अच्छे एग होते हैं जिन्हें बोलते हैं M2, वही एग में स्पर्म डाल के बच्चे बनाए जाते हैं। हर एग से बच्चा नहीं बनता है। तो पहले तो आप समझिए कि आपको ज़्यादा एग चाहिए, फिर आप उनमें से छांटोगे, फिर उनमें स्पर्म डालोगे, फिर उनसे बच्चे बनेंगे, फिर वो डे 5 तक जाने चाहिए। तो कहानी बहुत लंबी है। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसी से ग्रेजुअली आप 3-4 बच्चे बना पाओगे। अगर आपकी एग ही कम है तो बच्चे ज़्यादा कैसे बन जाएंगे? मैम आजकल हम देख रहे हैं कि आज इंडिया के अंदर बहुत लोग अल्कोहल स्मोकर्स हो रहे हैं और ये आज का ट्रेंड बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो मैम जो बेसिकली जो अल्कोहल ले रहे हैं फीमेल और जो स्मोकिंग कर रही है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है उनकी उनकी पोटेंशियल देखिए, जो भी स्मोकिंग कर रही हैं तो उनके लंग्स पे भी असर पड़ रहा है, अल्कोहल ले रही हैं तो लिवर पे। ये तो हो गई मेडिकल फिटनेस की बात। बट अगर आप ऐसे गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऊसाइड की क्वालिटी पे असर बहुत पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो ऊसाइड का नंबर कम हो सकता है, क्वालिटी डाउन हो सकती है, प्लस नंबर ऑफ एग्स पे असर पड़ेगा। तो इससे फिर आगे चल के उनकी चीज़ें, जो सक्सेस रेट है फर्टिलिटी का, वो डाउन हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के आगे बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये आपको हम हमेशा यही बता, जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो पहला सवाल यही होता है कि कोई एडिक्शन तो नहीं है। अब जैसे कि गांव में जो लेडीज़ होती हैं वो गुटखा भी खाती हैं, हाँ। वो टोबैको चुइंग बहुत करती हैं, वो पान, मुस्लिम पेशेंट्स जो होते हैं वो पान बहुत खाते हैं। कुछ लोग ये जो रजनीगंधा बहुत खाती हैं फीमेल्स गांव की। तो वो भी सब हार्मफुल है। उससे भी सिटीज में ये सब नहीं करते हैं। सिटी में वो अलग लेवल का है, उनका स्मोकिंग एंड अल्कोहल है। और अल्कोहल तो बहुत सारे ड्रग्स और भी है जो आजकल मार्केट में, वो सब और हार्मफुल है। तो वो सब आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चा कंसीव करने का सोच रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल करनी नहीं चाहिए और छोड़ देना चाहिए जहाँ तक हो सके। कितने साल पहले छोड़ देनी चाहिए? जैसे कोई आया पेशेंट आपके पास में और वो स्मोकर है, जिस दिन छोड़ेंगे उसी दिन से असर आना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर, हम तो अपने हस्बैंड, जैसे पेशेंट आते हैं मेल, हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या एडिक्शन है, तो वो कहेंगे कुछ नहीं, 4-5 सिगरेट पीते हैं। फिर अगर सीरियसली पूछो तो बताएंगे 10 तक हो जाती हैं। तो वो चेन स्मोकर हैं जो एक दिन में 10 सिगरेट पी रहा है, प्लस अल्कोहल भी ऑफ एंड ऑन ले रहा है, तो वो तो अपने स्पर्म को पूरा बर्बाद कर लेगा। तो उनको समझाना पड़ता है कि छोड़ दो, निकोटीन पैच यूज़ कर लो, स्मोक मत करो, या फिर आप कुछ नंबर कम करो। क्योंकि जो आदमी 10 सिगरेट पी रहा है, अगर आप उससे कहोगे कि कल से बंद कर दो तो वो नहीं कर पाएगा। तो आप उसे ग्रेजुअली छोड़ने को बोलिए। आप उसको कहिए कि भाई आप कम करिए अगर आपको बच्चा चाहिए, बिकॉज ये टीम वर्क है। सिर्फ औरत का इलाज करने से बच्चा नहीं होगा। अगर मेल पार्टनर ने अपने स्पर्म की क्वालिटी को डाउन कर लिया है तो वो जब तक नहीं सुधरेगा तब तक बच्चा नहीं होगा। तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों का योगदान ज़रूरी है। उसमें सिर्फ फीमेल को प्रेशराइज करके 25 डॉक्टरों के पास ले जाने से बच्चा नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है, पहले सबसे पहले फीमेल को ही सबसे आगे किया जाता हाँ, है। इन्हीं में कमी है और इनका पीरियड गड़बड़ है, इनको बच्चा नहीं हो रहा पहले, और इन्हीं के बाद जब यदि फाउंड आउट होगा तो फिर मैं अपना सीमन का टेस्ट कराऊंगा जी। हाँ, तो मैम ऐसे पेशेंट आपके पास बहुत सारे आते होंगे। हाँ, जो मतलब बाद में पता लगता होगा कि प्रॉब्लम कि फीमेल में है ही नहीं, मेल के अंदर प्रॉब्लम। मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनमें कि स्पर्म ही नहीं है, 0 नील, और वो पति को पता होता था लेकिन वो छुपा के रखते हैं और वो बीवी को नहीं बताते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स हैं। तो वो उसमें होता क्या है कि पेशेंट पहले फीमेल आएगी, फीमेल को आप वो कहेंगे इसमें कमी है, बच्चा नहीं हो रहा, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, आप वर्कअप कर लीजिए। तो हम लोग जो अपने बेसिक टेस्ट होते हैं कि जैसे स्कैन हो गए, फिर ट्यूब टेस्ट होता है कि इसकी नलें तो नहीं बंद हैं, फिर इसके हार्मोन्स हो गए, वो बेसिक जांचें हम लोग करते हैं। अब अगर फीमेल बिल्कुल ठीक निकल आई तब हम बोलते हैं कि इसके पति को लेकर आइए। फिर वो आते हैं, फिर उनको समझाया जाता है तो वो अपनी जांच कराते हैं। तो कई बार उसमें स्पर्म इमोटाइल निकल, देखिए ऐसा नहीं है कि हर किसी का स्पर्म 0 होगा। कई बार रिपोर्ट में क्वालिटी डाउन हो जाती है, नंबर होता है, जैसे नंबर आएगा 100 मिलियन कि हमारे काउंट में स्पर्म तो 100 मिलियन है, बट क्वालिटी क्या है कि इमोटाइल है सारा, कि सारा इमोटाइल या डेड स्पर्म है। तो जो स्पर्म इमोटाइल है, तो अगर हस्बैंड वाइफ मिलेंगे
खोलेंगे तो सारा सीमेन जो भी है वो अंदर गेट से बाहर ही चला जाएगा, कोई स्पर्म अंदर जा नहीं पाएगा, बिकॉज वो मोटिलिटी नहीं है। मोटिलिटी मतलब चलने वाले स्पर्म। तो अगर इमोटाइल है यानी कि वो चल ही नहीं सकते, वो उनके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया है, तो वो तो जो फीमेल और हस्बैंड और वाइफ जब मिलते हैं तो सारा सीमेन वहीं से नीचे, जब भी वो खड़ी होगी उठेगी तब वो बह जाएगा और कोई स्पर्म अंदर नहीं जाएगा और उस स्पर्म अंदर ओवम में घुसेगा नहीं, तो बच्चा कैसे बनेगा। तो अगर मेल पार्टनर की क्वालिटी भी खराब है तो भी कंसीव नहीं होगा। तो हमें मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए, दोनों की जांचें चाहिए, उसके बिना हम लोग कभी इलाज शुरू नहीं करते। क्योंकि हो सकता है कि हम सोच रहे हैं फीमेल गड़बड़ है, लेकिन फीमेल ना हो के मेल में प्रॉब्लम हो, फिर मेल में नंबर अच्छा हो बट क्वालिटी खराब हो। तो हमें पूरे पैरामीटर्स पे नज़र रखनी होती है, सिर्फ नंबर ही नहीं, क्वालिटी पे भी देखना है कि क्वालिटी का क्या सीन है। फिर उसको बढ़ाने के लिए मेडिसिन और ट्रीटमेंट जो होते हैं वो करे जाते हैं। तो मैम जैसे हम बात करें, जैसे आजकल आप बोलो कि क्वालिटी ख़राब हो गई, लेकिन एक एज होती होगी ना, एज की बात खराब होती है, लेकिन कोई चाहे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं नया ट्रेंड आ गया कि अब शादी 30 के बाद हो रही है शादी, ठीक है, बच्चे का प्लान जो हो रहा है, प्लानिंग हो रही है वो 35 के बाद हो रही है, मतलब एज बढ़ने के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो रही है। हाँ, दोनों पे असर पड़ता है, मेल और फीमेल पे। हाँ। तो बहुत सा आजकल मैम एक नया ट्रेंड आ गया कि एग फ्रीजिंग करना, स्पर्म फ्रीजिंग करवाना। तो मैम इसकी क्या राइट एज होती है? यदि कोई सपोज करो कोई लेडीज है, जितना यंग रहेगा उतना अच्छा रहेगा, जैसे फीमेल है अपनी फीमेल है, कोई फीमेल है अपनी एग स्पर्म क्या नाम एग फ्रीजिंग कराना चाह रही है, तो अपनी शादी के कितने साल पहले वो एग फ्रीजिंग करा सकती है? शादी के पहले भी करा सकती हैं, शादी के बाद भी करा सकती। जैसे कि देखिए, मेन है कि सब कुछ एज रिलेटेड है, फीमेल में खास तौर पे। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी आपका नंबर, क्वालिटी सब गिरता चला जाएगा। और आप जितना लेट कर देंगी, जैसे कि आप बहुत कैरियर ओरिएंटेड हैं और आपको अभी 4 साल बच्चा नहीं करना है, तो वो अगर आप में इतनी समझदारी है कि ठीक है भाई मैं अभी बच्चा नहीं करूँगी लेकिन मैं अपने एग फ्रीज करा देती हूँ, तो उससे क्या होगा कि जैसे आपने 30 की उम्र में अपने एग फ्रीज करा दिए तो आपके प्रीमियम क्वालिटी के एग्स मिल गए, वो हमने फ्रीज कर दिए, अब आपके एग फ्रीज होके रखे हुए हैं। अब आप 2 साल 4 साल अपना कर लो जो भी आपको करना है, फिर जब आपको लगे कि अब मेरा सब हो गया अचीव, अब मुझे बच्चा कर लेना है, तो एग तो आपके 30 ही साल वाले रहेंगे, भले ही आप 34 साल में, यूट्रस से इतना फर्क नहीं पड़ता है, एग से मेन होता है। तो आपका जो एग फ्रीज होके रखा है उसको हम लोग डी फ्रीज करके यानी पिघला कर उसमें जो भी उनका पार्टनर होगा उसका स्पर्म डाल के एम्ब्रियो बना के उनको इम्प्लांट कर सकते हैं। तो वो 30 साल वाली उम्र वाला बच्चा 34 साल में पैदा कर सकती है। और प्लस एज के साथ में बच्चों में डिफेक्ट होने के भी रिस्क होते हैं, जैसे जितना जितना एज आपका फीमेल का बढ़ता है तो डाउन सिंड्रोम, स्पेशली आप 35 प्लस जब हो जाते हो तो ग्रैंड वो जो हाई रिस्क होता है वो आ जाता है। तो फिर आपका जैसे उसके बाद 38 हो गया, एज 40 हो गई, तो उसमें बच्चे में सिंड्रोम्स होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एग फ्रीजिंग या सीमेन फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि भले ही हम बच्चा लेट पैदा करेंगे, या मान लो अभी बंदी को शादी नहीं करनी है, वो अभी नहीं शादी करना चाहती 4 साल तक, और उसकी उम्र हो रही है, वो 32 की हो रही है, उसको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो मैं 4 साल बाद शादी करूं तो मेरे अंडे ही ना मिले, तो वो अपनी उस एज में फ्रीज करा दे एग। अभी इतनी अवेयरनेस लोगों में आई नहीं है ना, इतनी समझदारी आई है कि वो इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करें, बट कुछ हैं जो स्मार्ट हैं। जो दिल्ली में एक मेरी नोन है, उसका स्पेशली फ़ोन आया था इसीलिए क्योंकि वो लॉयर है और वो अभी शादी उसकी नहीं हो रही है, तो शी आस्क्ड मी कि भाई मेरे एग फ्रीज करने होंगे तो क्या प्रोसेस होगा। सही बात है, मेरी वो बहुत सारी ऑडियंस है मैम जो यंगस्टर है, एंड वो वाकई में जाना चाहेगी कि इसके में कितना स्पर्म फ्रीजिंग के लिए। स्पर्म फ्रीजिंग तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसमें तो सीमन देना है और हम वो फ्रीज होके रख जाएगा, वो पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। मैम उसका कितनी मतलब उसका ईयर्स एज कितनी होती है, मतलब जस्ट लाइक जो स्पर्म फ्रीज करके 2 साल 3 साल तक बहुत आराम से रख सकते हैं, और उसमें जो चार्जेस होते हैं स्पर्म वाले कम होते हैं, 5000 10,000 तक रहेगा। फीमेल के जो एग वाला होता है उसके चार्ज ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो 25-30 तक जाता है पर ईयर का। वो इसलिए जाता है बिकॉज फीमेल में एग ऐसे नहीं निकलते, वो कोई पेड़ पे फल नहीं लगे जो निकाल लेने हैं, वो सिडेशन से होगा। और अल्ट्रासाउंड जो वजाइनली होता है, जो नीचे से अल्ट्रासाउंड होता है TVS, उसी प्रोब में एक नीडल लगाकर और सिडेशन में बेहोशी देके, मतलब बेसिकली इट इज़ अ प्रोसीजर जो होश में नहीं हो सकता, तो वो OT में होता है, उसमें सिडेशन देके और उसमें नशे ड्रग देके पेशेंट को, उसके बाद में हम लोग एग्स निकालते हैं। तो
तो वो पेनफुल प्रोसीजर है, उसको आप सेंस में नहीं कर सकते। तो वो एक मिनी प्रोसीजर है जिसको उसे अंडरगो करना होगा, तब एग निकलेंगे, फिर वो फ्रीज होंगे। तो इसलिए उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। और जो मेल होता है वो अपना सैंपल एक वायल में देगा, उसको सीधे फ्रीज कर दिया जाएगा। उसको कोई नीडल नहीं डालनी है मेल को, वो खुद ही दे सकता है सेल्फ। लेकिन फीमेल का निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए उसमें उसको सारी जांचें भी करानी होंगी। ओटी में ऑक्सीजन लगेगी, प्रॉपर तरीके से बेहोशी वाले के गाइडेंस में निकलेंगे। तो वो पूरा एक तरीका, एक मिनिएचर प्रोसीजर है जिसको करना होता है। तो इसलिए उसके चार्जेस ज़्यादा है। बाकी हर साल रिन्यूअल हो सकता है। जैसे आपने 1 साल का एग फ्रीज कराया, 1 साल हो गया, अभी आपको लगता है मैं अभी 1 साल और मैं वेट करना चाहूँगी, तो आप कुछ पैसे जमा करके फर्दर उसको 1-2 साल के लिए प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। 2 साल के बाद में फिर ग्रेजुअली क्या होता है कि आपका थोड़ा सा क्वालिटी में असर आने लगता है। 2 से 3 साल आराम से रखा जा सकता है। ओके। ये एंड चीज़ मैम एक्चुअली हम देख रहे हैं कि आईवीएफ और मैम एक होता है सरोगेसी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे हम यदि बात करें सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो करण जौहर ने सरोगेसी से अपने एक्चुअली बच्चे किए, एंड वही फराह खान ने खुद से IVF पैदा किया है, IVF IVF से। हाँ, तो मैम दोनों में कॉमन डिफरेंस, देखिए दोनों में फ़र्क ये है कि सरोगेसी में आप जो यूट्रस होता है उसको उधार लेते हैं। ऐसे असाधारण, मतलब सिंपल वर्ड्स में आप समझिए कि जैसे आईवीएफ में क्या हुआ कि आपने खुद बच्चा पैदा किया, आपका जैसे एग और स्पर्म से बच्चा बना के आप ही के यूट्रस में रखा गया। लेकिन सरोगेसी में दूसरी औरत के अंदर रखा जाता है, यूट्रस ही दूसरा हो गया। अब वो क्यों होता है? या तो आपको अपनी फिगर की चिंता है कि मैं बच्चे बार बार नहीं पैदा करूंगी, मैंने एक कर लिया, अब अगला मैं सरोगेसी से कराऊंगी, या आपके कोई मेडिकल फैक्टर है, जैसे आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और मेडिकल हेल्थ इशू हो गए कि आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपकी बॉडी फिट नहीं है, कि आप जैसे किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो लगता है कि बच्चे का लोड नहीं ले पाएगी बॉडी, तो उसमें फिर आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप मत करिए प्रेगनेंसी, तो और उसे चाहिए बच्चा, तो वो अपने एग को निकलवा कर उसमें अपने हस्बैंड का सीमन डलवा के बच्चा बनवा के एक दूसरी औरत के यूट्रस में रख के वो बच्चा पैदा हो सकता है। क्योंकि बच्चे के जीन्स तो आप ही के होंगे, क्योंकि एग आपका है, स्पर्म आपके पति का है, तो बच्चा आप ही के जैसा दिखेगा, आप ही के जीन्स होंगे, बस पैदा करने वाली औरत दूसरी होगी, तो वो होती है सरोगेसी। तो अब जैसे कई बार लोग होते हैं जिनके जो शादी नहीं करते और उन्हें बच्चे का बहुत मन है, तो उन्होंने अपना सीमन स्पर्म दे दिया और एग उन्होंने ले लिया डोनर, और उससे बच्चा बना के सरोगेसी करा के बच्चा पैदा कर लिया। क्योंकि उसमें उनका स्पर्म है तो उनको एक अटैचमेंट रहता है कि ये तो मेरा बच्चा है और आप पाल रहे हो बच्चा बिना शादी के, बिना बीवी के। तो ये इस तरीके से सरोगेसी हेल्प करती है कि आपको बीवी की भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आईवीएफ में तो आपको यूट्रस चाहिए अपना बच्चा इम्प्लांट करने के लिए, तो जो करण जौहर हो गया या कोई भी बंदा जिसको लॉ तो होगा ना कोई, एक्चुअली अभी तो मतलब ऐसा थोड़ी कि अब बहुत लॉ स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब पहले तो बहुत कुछ भी लोग करते थे, लेकिन अब बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि सरोगेसी वगैरह पे बहुत ज़्यादा रूल आ गया है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि किसी को औरत को लाके किसी के भी बच्चा रख दीजिए। इसमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक पूरा लीगल सिस्टम बना दिया गया है कि उसको हमें फॉलो करना होता है। तो उसमें आप ऐसे नहीं कि अपनी पड़ोसन ले आए कि बीवी नहीं रखवाना चाहती, इसमें रखा दो, काम वाली बाई ले आए, तो ऐसे तो फिर कोई कुछ भी कर लेगा ना। तो फिर इसीलिए फिर लॉ बना कि इसमें आप एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू तरीके से करिए। इसमें एक प्रॉपर एजेंसी होती हैं जो सरोगेट वाला आपको हायर करना होगा, उसमें प्रॉपर उनके पर्चे होते हैं, पूरा सर्टिफिकेट होता है। तो पूरा एक लॉ बना दिया गया है जिसको फॉलो करके ही करना है। तो अब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, वो इतना ईजी नहीं है कि जैसे पहले कुछ भी कर लो। अब बहुत सिस्टम स्ट्रिक्ट हो गया है इस मैटर में, तो सरोगेसी वगैरह इसीलिए अब कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी इसका कम हो गया इंसिडेंस, क्योंकि स्ट्रिक्ट हो गया है लॉ बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ले आएंगे और कुछ भी कर लेंगे, ऐसे नहीं है। मैम बात करेंगे मैन इनफर्टिलिटी की। आजकल मैम देखें कि स्पर्म की क्वालिटी डे बाई डे ख़राब हो रही है। मैम इसके बहुत सारे रीजंस है, तो मैम स्पर्म क्वालिटी के 5 ऐसे रीजंस बताइए जिससे स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो रही है। देखिए, स्पर्म क्वालिटी ख़राब होने का सबसे पहला रीज़न तो यही है एडिक्शंस, जैसे टबैको च्यूइंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया। बट ये तब असर करेगा जब आप फ्रीक्वेंट और बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब जैसे कोई ऑफ एंड ऑन अगर वो पी रहा है अल्कोहल, तो ऐसा नहीं कि उसका स्पर्म खराब हो जाएगा। जो रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि जो चेन स्मोकर होते हैं, जो दिन में 10 सिगरेट उससे भी ज़्यादा पीते हैं, तो फिर वो जब डेली रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी।
फिर आपके मेडिकल कॉजेज़ होते हैं कि जैसे आपको कोई बीमारी है जो बॉडी के अंदर क्रोनिक बीमारी चल रही है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, एपिलेप्सी हो गई, किसी को झटके आते हैं उनकी उसकी दवा चलती है, या कोई भी रीनल कॉजेज़ हो गए किडनी वाले, तो उन सब में जो क्रोनिक मरीज़ है, डायलिसिस वाले पेशेंट्स हो गए, तो उनकी डाइट भी असर करती है, फिर उनका बॉडी भी फिट नहीं होती, प्लस उनकी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उससे सीमेन क्वालिटी डाउन हो सकती है। तो आपका एक तो ये रीज़न हो गया, मेडिकल कॉजेज़ हो गए, प्लस आपके ये एडिक्शंस हो गए। तीसरा डाइट हो गया, अगर आप इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, आप बहुत वर्कaholic हैं, आप काम बहुत कर रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो जब बॉडी की मेंटल वेलबींग अच्छी नहीं होगी तो वो पूरी ही बॉडी पे असर डालती है। तो उससे स्ट्रेस, चौथा आपका स्ट्रेस होता है। जैसे कि बच्चा नहीं हो रहा तो औरत तो रो रो के अपना स्ट्रेस गाती है कि हम दुखी हैं, मेल रोता नहीं है लेकिन उसके मेंटल तो चलता है ना कि बच्चा नहीं हो रहा। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में भी बिकॉज ऑफ कि बच्चा नहीं हो रहा, या आपका ऑफिस का स्ट्रेस है, या आपका कोई सोशल फैमिली बैकग्राउंड का स्ट्रेस है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके स्पर्म की क्वालिटी को डाउन कर देगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर काउंसलिंग ले लीजिए, प्लस मेडिसिन आती हैं जिनसे स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो जैसे आपके अगर स्पर्म पहले अच्छे थे नंबर और अब कम हो गए हैं या उनकी क्वालिटी खराब हो गई, तो वो बिल्कुल इंप्रूव की जा सकती है। आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे हम उनको सुधार सकते हैं। एक अच्छी हेल्दी डाइट से भी हाँ, हेल्दी डाइट हो गई, जैसे आप एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स हो गए और आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सबको, जैसे बादाम है, जो भी है, नट्स हैं, जो सीड्स आते हैं जितने भी, जैसे सनफ्लावर सीड्स और वो सब जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो मल्टीपल सीड्स का कॉम्बिनेशन आता है मिक्स करके, तो वो सब बहुत अच्छे होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जैसे जो मेडिसिन होती है उनमें भी तो वही होता है, तो आप उसकी जगह वो खाइए, आप नेचुरल तरीके से उसको कवर अप करिए। तो सबसे पहले तो मेन है कि आप अपना कोई मेडिकल कॉज है उसको रूल आउट करवाइए डॉक्टर से, उसके बाद में आप अपना डाइट ठीक करिए, तीसरा एडिक्शंस छोड़िए, स्ट्रेस नहीं लीजिए और हेल्दी डाइट खाइए, तो आपका और मेडिसिन्स लेके उस चीज़ को सुधार सकते हैं। मैम, क्या मास्टरबेशन भी एक रीज़न है? मास्टरबेशन, देखिए मास्टरबेशन से एज सच अगर आप एक लिमिट में करते हैं तो कोई बहुत असर नहीं पड़ता, और जो एक मिथ है कि इसको करने से बॉडी ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप इन अ वीक 4 to 5 टाइम्स कर सकते हैं, बट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है उसमें तो फिर वो अपनी हेल्थ को डिटोरिएट करेगा। तो उसमें यह है कि एक हेल्दी अमाउंट में आप कर सकते हैं और उससे स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत असर नहीं पड़ता अगर आपने एक लिमिट में किया है। तो अगर आप बेहिसाब कोई भी चीज़ करेंगे तो वो तो बॉडी को डिटोरिएट करेगी, वो एक अलग चीज़ है। हमने स्पर्म क्वालिटी की बात करी, स्पर्म क्वालिटी में मैम कितनी, इसकी वैल्यू, आइडियल वैल्यू कितनी होती है? देखिए आजकल तो बिल्कुल मिनिमम अगर माने तो कट ऑफ हम लोग 15 मिलियन लेते हैं कि मिनिमम 15 मिलियन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर उससे कम है तो हम फिर उसको पुअर क्वालिटी बता के उसको फिर मेडिसिन और सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम आप जानना चाहें तो फिर 50, उससे ऊपर जितना अच्छा हो जाए, 100 मिलियन होगा तो बेहतरीन है। बट हमेशा नंबर ही नहीं देखना है, उसके साथ में क्वालिटी पे भी नज़र रखनी है कि जैसे नंबर 100 मिलियन है लेकिन मोटिलिटी नहीं है, जैसे तेज़ी से चलने वाले स्पर्म बहुत कम है, इमोटाइल ज़्यादा है, डेड स्पर्म ज़्यादा है, तो वो बेकार सीमेन है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सक्सेस नहीं मिलेगी, उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमेशा नंबर के साथ क्वालिटी पे भी साथ में लेके चलना है, कभी भी सिर्फ नंबर के पीछे नहीं भागना। अगर कोई भी पेशेंट है, आप सिर्फ नंबर पे फोकस करोगे तो आपने कहा 50 मिलियन है, बेहतरीन है तुम्हारा तो काउंट, लेकिन आपने क्वालिटी नहीं देखी, और क्वालिटी में इमोटाइल थे सारे, या स्लो प्रोग्रेसिव यानी बहुत धीरे धीरे चलेगा। एक होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव, जो सुपर फास्ट होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है, वही नेचुरली सक्सेस सबसे ज़्यादा लाता है, क्योंकि वो नीचे से चढ़ के जाएगा और ओवम में घुसेगा और कंसेप्शन कराएगा। अब अगर वो स्लो प्रोग्रेसिव है तो वो धीरे धीरे जाएगा। एक होते हैं इमोटाइल, वो चलेंगे ही नहीं, तो वो तो बेकार है ना। तो आपका 50 मिलियन भी बेकार है अगर सारे इमोटाइल हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है कि हमारा नंबर प्लस क्वालिटी दोनों मेंटेन रहें। अगर कुछ भी आपका गड़बड़ है, अब जैसे क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन नंबर कम है, तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप जब मिलेंगे तो आधे से ज़्यादा तो बह जाएगा। नेचुरल कंसेप्शन में जब पेशेंट के अंदर जो जाता है वो थोड़ा ही जाता है, अब उसमें से भी कितने अंदर गए। अब जैसे आपका नंबर ही 4 मिलियन है, 3 मिलियन है, तो गया कितना अंदर,
फिर वो उसमें से कितना तेज़ था, तेज़ी वाला कितना था, वो अंदर घुसेगा कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको दोनों चीज़ों को लेके चलना है कि नंबर भी सही होना चाहिए और हमारी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी में बेसिकली मोटाइल वाले ज़्यादा होने चाहिए, और अगर इमोटाइल ज़्यादा हैं तो दवा दे के, मेडिसिन चला के, मेल्स में मिनिमम 2 मंथ्स तक मेडिसिन दे के असर आ जाता है। और रिपोर्ट हम लोग अगर रिपीट कराते हैं तो 2 मंथ्स बाद जब कराते हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है। जैसे 15 वाले का 50 हो जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी, तेज़ी वाले बढ़ जाएंगे, इमोटाइल कम हो जाएंगे, डेड कम हो जाएंगे। वो सब चीज़ों के लिए मेडिसिन आती हैं, परहेज आता है, एडिक्शंस छोड़िए, हेल्दी डाइट लीजिए, तो चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। इट मीन्स मैम एक्चुअली ये है, बहुत हमारे ऑडियंस, बहुत लोगों को मिथ है कि एक बार स्पर्म क्वालिटी डाउन हो गई तो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। मैम ये आपने बहुत क्लियर किया कि इसको बढ़ाया जा सकता बिल्कुल। है, विद द यूज ऑफ मेडिकल मेडिसिन हो गई, Medicine हो डाइट गई। हो गई, आपका स्ट्रेस कम करिए, एडिक्शंस छोड़ दीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। तो आप जब फिट रहेंगे, हेल्दी वर्कआउट करिए, तो जब आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं और डाइट अच्छी ले रहे हैं तो सब अच्छा होगा, चीज़ें इंप्रूव करती हैं। हमने 15 मिलियन को 50 किया है, तो जो 15 मिलियन पर पेशेंट्स आए थे उनका 50 हो गया, तो 50 का 100 हो जाएगा, तो बिल्कुल बढ़ सकता है अगर आपका जन्मजात कम नहीं है तो। अब जैसे 2 तरीके के पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट होता है जिसका अजूस्पर्मिया यानी नील स्पर्म, जो कि सिंस बर्थ है, तो अब है ही नहीं, तो उसको कैसे बढ़ा देंगे। तो यही चेक करना होता है इन्वेस्टिगेशंस करा के, कि स्कैनिंग करा के, कि भाई ये जो कमी है ये आई है या ये कभी था ही नहीं। तो अगर ये सिंस बर्थ ही 0 है तो फिर उसमें और टेक्निक लगानी पड़ेगी। जैसे कि एक मेथड होता है टेसा, टेस्टिकुलर एपिडिडमल स्पर्म एस्पिरेशन, ये सब यूरोलॉजिस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो टेस्टिस से स्पर्म निकाल लेते हैं। जैसे बेसिकली टेस्टिस जो होती है वो फैक्ट्री है, वहाँ से स्पर्म बनता है, फिर वो आगे टेस्टिस से निकलता है। अब किसी के अगर इजैकुलेशन नहीं हो रहा, उसके सीमन ही नहीं निकल रहा, तो या उसके सीमन में स्पर्म नहीं है, तो पहले ये चेक करना होगा कि फैक्ट्री में है कि नहीं। अगर किसी की फैक्ट्री में है, मतलब टेस्टिस में स्पर्म है, तो यूरोलॉजिस्ट वहाँ से निकाल लेगा और आईवीएफ करके उसको बच्चा हम करा सकते हैं। तो मेरे 2-3 पेशेंट्स को मैंने इस तरीके से भी बच्चे दिए हैं आईवीएफ के द्वारा, जिनके कि एक पेशेंट के तो नील था, दोनों का ही नील था, और दोनों के सीमेन में, एक के तो सीमेन में भी कुछ नहीं आता था, मतलब 0। जैसे हम लोग सैंपल मांगते थे तो 2 बूंद भी नहीं लाके वो दे पाता था। बट उसका मेरे जैसे हमारा जो यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टेस्टिस से निकाल के ओटी में, सिडेशन में, बेहोशी में होगा, एनेस्थीसिया में होगा, पेशेंट को कोई पेन नहीं होगा, और वहाँ से स्पर्म निकाल के अगर होंगे तो, अब मान लीजिए इतनी डेफिसिट है कि वहाँ भी नहीं है, टेस्टिस भी सूखी हुई हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर उसको डोनर सैंपल लेना पड़ेगा। जैसे औरत का डोनर एग होता है, ऐसे ही मेल का भी डोनर स्पर्म होता है। तो बैंक्स होते हैं प्रॉपर ऑथराइज्ड, जिनके पूरे सर्टिफिकेट्स होते हैं, और वो प्रॉपर कागज पे पूरे इन्वेस्टिगेशन करके लेकर आएंगे सैंपल, जिसमें कि पूरी टेस्टिंग होगी कि ये सैंपल आपका किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं है, इसको पूरा चेक किया गया है और हेल्दी है, और नंबर भी मेंशन होता है कि 60 मिलियन है कि 100 मिलियन है। और हमेशा सैंपल जो लिया जाता है वो हमेशा अच्छा ही लिया जाता है, क्योंकि आपको उसको रिजल्ट देने हैं, और डोनर आ रहा है, पैसे से आ रहा है। तो मैम इसमें ऐसा होता है कि जैसे कुछ पेरेंट्स की डिमांड होती है कि मुझे ना लंबा चाहिए कोई, हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, अगर आप डोनर लेते हो तो उसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं, क्योंकि अगर दोनों पार्टनर गोरे हैं तो बच्चा काला नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि फीमेल का एग लिया और मेल के पार्टनर के सीमन में स्पर्म नहीं है और हमें डोनर लेना है, तो हम लोग ब्लड ग्रुप, आई कलर, हेयर कलर तक मेंशन कर देते हैं। तो वो सब मेंशनड होता है कि ये जो सैंपल आया है ये ब्लैक आई कलर होगा, इसका फेयर कलर है, या जैसा गेहुआ कलर है, उस हिसाब से सीमन के सैंपल जो स्टोर्ड होते हैं उनमें सब मेंशनड होता है, और वो मेंशन करके ही भेजते हैं। तो जैसे हम अगर हमारी पेशेंट काले हैं दोनों, तो बच्चा गोरा कैसे पैदा कर देंगे, तो वो भी अब नॉर्मल लगेगा। सांवले हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई जेड ब्लैक हैं 2 लोग, तो उनका बच्चा फेयर नहीं पैदा हो सकता ना। तो अगर किसी गोरे आदमी का सैंपल ले लिया तो गोरा बच्चा अगर उस पर चला गया, क्योंकि बच्चा तो किसी पे भी जा सकता है, वो मम्मी पे भी जा सकता है और डोनर पे भी जा सकता है। तो अगर डोनर पे चला गया तो आउट ऑफ द वे हो जाएगा, तो फिर तो वैसे ही पता लग जाएगा। अब जैसे मेरी एक पेशेंट थी, वो नागालैंड की थी, तो उसके हस्बैंड भी
जो उनका तो अलग ही होते हैं फेशियल फीचर्स। तो अब जैसे कि अगर उसको अपना एग से बच्चा बनाना तब तक तो ठीक है, अब अगर उसको डोनर लेना है तो बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ तो यूपी में दूसरा मिलेगा नहीं, और अगर हमने अपने जैसा बना दिया तो वो तो फिर आउट वन आउट हो जाएगा। तो वो किसी को बताए ना तो भी लोग समझ जाएंगे कि ये तो कुछ झोल है। तो हम लोग हमेशा देख कर ही मंगाते हैं। अब जैसे कि अगर हमको फीमेल डोनर भी लेनी होती है, और अगर हमारी फीमेल जो पेशेंट है जिसको पीरियड नहीं आ रहे हैं, जिसके अंडे नहीं बन रहे, अगर वो फेयर कलर है तो हमें गोरी ही डोनर ढूंढनी होती है, नहीं तो बच्चा मिक्स होकर गड़बड़ पैदा हो जाएगा। बिकॉज बच्चा तो जो डोनर का एग है वैसा बनेगा ना, तो इसलिए हम लोग हर चीज़ को देखकर मैच करके तभी लेते, भले ही टाइम लग जाए। कई बार हम लोग पेशेंट को होल्ड पर डाल देते हैं कि अभी आपके अप्रोप्रिएट डोनर हमें नहीं मिल रहा, जब मिलेगा हम आपका तभी करेंगे स्टार्ट, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि कोई भी औरत आएगी और उस पर स्टार्ट कर देंगे, तो चीज़ें मैच करके ही किया जाता है। तो मैम जैसे एक मूवी बनी थी विक्की डोनर, एक्चुअली वो रिलेट करती है कि उसमें, हाँ वो बिल्कुल सही था, उसमें उसने अपना सैंपल डोनेट किया, और जिनके सैंपल की कमी थी उससे उसके बच्चे बनाए गए। तो यही तो तरीका है। अब जैसे कि आपको बच्चा बनाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको एक एग चाहिए और एक स्पर्म चाहिए। अब अगर किसी भी पार्टनर, दो लोगों के बीच में उसकी कमी है तो कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। अगर अंडा नहीं है तो अंडा लेना पड़ेगा, सीमन नहीं है तो स्पर्म लेना पड़ेगा, और तभी तो बच्चा बनेगा। सोसाइटी में जैसे आज है कि ऐसा कोई डोनर आ रहा है, तो क्या फिर वो मतलब जैसे कोई सपोज करो एज ए मेल में कुछ प्रॉब्लम है और बाहर से डोनर लेना पड़ रहा है, तो क्या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं इसको पेरेंट्स से? नहीं, हम लोग सारी चीज़ें बता के ही करते हैं। जैसे कि आपका, जैसे दो कपल आए आपके, मतलब पेशेंट आए दो, हस्बैंड वाइफ, उनने कहा कि हमें बच्चा चाहिए, हमें हो नहीं रहा। हमने वर्कअप किया तो हमें पता चला कि भाई फीमेल के एग नहीं बन रहे, या एग बहुत कम बन रहे हैं जिनसे बच्चा नहीं बन पाएगा। तो हम उन्हें बता देते हैं कि आपको आपके एग से हो नहीं पाएगा। कभी कभी कपल इंसिस्ट करता है कि नहीं, आप जैसा भी है पहले मेरे पे ट्राई करो, अगर मेरे से नहीं होगा तब मैं डोनर ऑप्ट करूंगा। और कुछ लोग होते हैं वो पहले ही ऑप्ट कर लेते हैं कि नहीं, मैं क्योंकि पैसे बचाने के लिए, बिकॉज आप पहले अपने पे ट्राई करोगे तो एक साइकिल आप पर ट्राई होगी, उसमें पूरा खर्चा आएगा, फिर जब आपके नहीं बनेंगे तब आप डोनर पे ट्राई करोगे, फिर पूरा प्रोसेस डोनर पे रिपीट होगा, तो समझिए डबल खर्चा होगा। तो कुछ जिनको फाइनेंशियल इशू नहीं होते वो कहते हैं पहले मेरी बीवी पे ट्राई करिए आप, अगर इससे नहीं बनेगा तो हम डोनर लेंगे। तो ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास थे जिन्होंने पहले अपनी बीवी पे ट्राई कराया, जब उनसे नहीं बने तब उन्होंने डोनर ऑप्ट की। और कुछ को पहले से ही लगा कि नहीं भाई, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम ट्रायल करें, आप मेरे लिए डोनर ही ले लो, क्योंकि मुझे पता है अब जैसे वाइफ का पीरियड ही बंद हो गया है तो अंडे बनेंगे नहीं, तो उसमें तो ट्राई की बात ही खत्म हो गई। अब यह एज बहुत हो गई है, 42 हो गई है, 40 हो गई है, और उन्हें ये डर है कि पता नहीं मेरे एग बनेंगे कि नहीं, तो वो लोग अगर समझदार होते हैं तो पहले ही ऑप्ट कर लेते हैं कि आप डोनर दे दो। तो डोनर ओवम, डोनर स्पर्म कभी भी छुपा के नहीं किया जाता, ये हमेशा इन्फॉर्म करके पेशेंट की कंसेंट लेके ही होता है, और उनकी फ़ाइल भी अलग बनती है। जैसे कि एक नॉर्मल आईवीएफ की फ़ाइल होती है, जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ उनके अपने अंडे तो उनके सिग्नेचर होते हैं, उनकी एक फ़ाइल अलग होती है। जब डोनर आता है तो डोनर की फ़ाइल अलग होती है और उनको बताया जाता है, बट डोनर अननोन रहता है, कपल को कभी उससे मिलवाया नहीं जाता है, क्योंकि अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे तो मन में बात आ जाएगी ना कि इस बंदे ने मुझे दिया है, तो वाइफ के मन में भी आएगी, हस्बैंड के लिए भी एक ईगो इशू, और वो एक होता है ना, तो इसीलिए कभी भी हम फीमेल डोनर को मिलवाते नहीं है। वो हम लोग एग निकाल लेते हैं, उनसे नहीं मिलवाते हैं। वो कहते हैं काम हो गया, आपका डोनर के थ्रू हुआ, ना उसको मिलवाते, ना दिखाते, ना बताते, ना उसकी आइडेंटिटी रिवील करते हैं। ऐसे ही जो मेल सैंपल्स आते हैं डोनर वाले, वो तो बैंक से आते हैं, उसमें तो बंदा आता ही नहीं देने, वो तो हम लोग जो सीमेन बैंक होते हैं वहाँ से मंगाते हैं, तो वो तो वाइल में आता है, तो वो तो अननोन वैसे ही है, उसमें कभी नाम, आइडेंटिटी, कौन बंदा दिया, ये आप कभी जान ही नहीं सकते। और हम फीमेल डोनर की भी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करते, हम मिलवाते ही नहीं हैं, तो वो अननोन रहेंगी, बट उन्हें पता होगा कि मेरा काम डोनर के थ्रू हो रहा है। अब चाहे वो मेल पार्टनर का हो रहा हो चाहे फीमेल का हो, और प्रॉपर इन्फॉर्म के साथ कन्फर्म करके, कंसेंट उनकी होके, सिग्नेचर होके ही काम होता है। कभी भी ऐसे नहीं हम लोग करते कि अच्छा इसके सीमेन खराब है तो हम किसी और का डाल देते हैं और इन्हें नहीं बताते, ऐसा नहीं है। हर चीज़ इन्फॉर्म होगी, हर चीज़ पता होगी और तब होगा। हाँ, वो हमारे और पेशेंट के बीच का सीक्रेट होगा जो थर्ड पर्सन नहीं जान पाएगा, लेकिन पेशेंट को तो सब पता होता है, और पेशेंट को बिना बताए हम कभी नहीं करते, क्योंकि वो गलत है। आप उसको जो भी करने जा रहे हैं उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके मैम, एक्चुअली आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया में डे बाई डे ट्रेंड बढ़ रहा है लेट शादी का, तो हम आइडियल एज क्या है
शादी देखिए आइडियल एज तो अगर जैसे आप पूछोगे मुझसे तो 25 to 30 के अंदर हो जानी चाहिए आइडियली विद इन 30, क्योंकि वही प्रीमियम टाइम है। ऐसे तो आप पूछोगे तो 20 to 30 इज द बेस्ट, बट 20 पे तो कोई करता ही नहीं है, ना कोई करेगा, बिकॉज उस टाइम तक तो लोग पढ़ रहे होते हैं अपने कैरियर और उसको। तो हम अगर प्रैक्टिकली अगर एक देना चाहें तो 25 to 30 वाला इज द बेस्ट। उस टाइम में अगर आप शादी करके बच्चा कर लेते हो तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप इनफर्टिलिटी वाले इशू से झेलोगे। बट आप जैसे जैसे लेट करते जाते हो, जैसे अब डॉक्टर्स ही हैं तो डॉक्टर्स जो है पहले MBBS करते हैं, फिर PG करते हैं, तैयारी करते हैं, नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर 3 साल PG में, तो ऐसे 8-10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, फिर कहते चलो अब शादी कर लें। तो यूजुअली 32 में शादी कर रहे हैं, फिर पेपर हैं, एग्जाम्स हैं, तो अभी इस साल नहीं करेंगे तो 2 साल उसमें बर्बाद हो गए। फिर 34 ईयर पे बच्चा प्लान कर रहे हैं तो बच्चे हो नहीं रहे हैं, फिर एक की क्वालिटी डाउन हो रही है। तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नॉन मेडिको के साथ है, मेडिकोज भी झेल रहे हैं। मेरे तो बहुत पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे, सब इलाज कर रहे हैं। किसी के एक बच्चा हो गया, दूसरा नहीं हो रहा, उन्होंने गैप बहुत लंबा कर दिया तो अब दूसरा नहीं हो रहा, क्योंकि क्वालिटी डाउन हो गई, चाहे वो मेल की डाउन हो रही है चाहे फीमेल की हो रही है, तो बहुत मुश्किल है। तो मैम स्पर्म की क्वालिटी भी तो डाउन होती होगी, जैसे दोनों 20 से 30 साल वालों की एक मेल की अच्छी sperm होती है, quality और हाँ। 30 के प्लस। हाँ